ये पेपर में कुछ नहीं आएगा, 5वां चरण आएगा पेपर में। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं 5वां चरण। आधे लोग तो टिफिन तैयार करके बैठे, कब क्लास खत्म हो कब टिफिन खोलें, तो इसलिए टाइम क्यों वेस्ट करना है। देखिए चलिए भाई, ये हम पढ़ेंगे 5वां चरण पढ़ेंगे आज, और 5वें चरण में हमें बाकी की सारी बातें करनी है। सर एलईडी वगैरह चला जाओ। देखो ये चरण है हमारा 5वां चरण। अच्छा लड़कियां बताएंगी हम 5वां ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि 4 पढ़ लिए, 4 के बाद 5 या तो कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। देखो तो अगर इसकी बात करेंगे तो सबसे मेन बात है भाई कि 5वां चरण कब आया, तो 5वां चरण आया था 15 मई 1949। 15 मई 1949 को ये 5वां चरण आया है। 5वें चरण में क्या हमें ऐसा पढ़ना है कि जिसके कारण हमें इस पूरे के पूरे चरण का गठन किया गया। इसका जो नाम रखा गया है, नाम रखा गया है भाई संयुक्त बृहद राजस्थान। इस चरण का जो नाम रखा गया है वो नाम है संयुक्त बृहद राजस्थान। एक बात समझे, हमेशा हर चीज में एक लॉजिक यदि आप लगा पाओगे तो सारे कंसेप्ट क्लियर रहते हैं। इनमें यदि हम 5वां चरण पढ़ते हैं, मान लो आपको 5वां चरण आप भूल गए, आपको पता ही नहीं क्या हुआ था 5वें चरण में, तो एक बात ध्यान रखना, हमेशा मैंने बताया है कोई भी चरण बनाओगे तो आपको पिछले वाले चरण को काम में लेना है। तो 5वां चरण बनाने के लिए हमें कौन सा चरण काम में लेना है, चौथा। तो 4 में कितना जोड़ेगी, 5 हो जाए। 4 में कितना जोड़ेगी, 5 हो जाए। तो 4 और 1 कितने होते हैं, 5। तो चौथा तो काम में लेना है, लेकिन चौथा 5वां तब बनेगा जब कौन सा जुड़ जाएगा, पहला। तो चौथे चरण के और पहले चरण को क्या कर देंगे, कंबाइंड। तो 4 और 1 मिलते ही क्या बन जाएगा, 5वां। तो इसका मतलब यह है कि चौथे चरण में हम पहला चरण मर्ज करेंगे। पहले चरण का नाम क्या है, मत्स्य संघ। पहले चरण का नाम क्या है, चौथे चरण का नाम क्या है, बृहद राजस्थान। लेकिन आपकी और हमारी एक सिचुएशन है कि पहले चरण आपने बना दिया मत्स्य संघ, लेकिन उसको उस समय विलय ना करके 5वें चरण में क्यों विलय किया गया। उसका रीजन यह है कि मत्स्य संघ में विवाद चल रहा था। मत्स्य संघ में जो 4 रियासतें थी उन्होंने 2-2 के ग्रुप बना लिए, जैसे एक तो भरतपुर हो गई और एक हो गई धौलपुर। ये अभी आप फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में देखना कि इसमें कथन पूछा गया है कि मत्स्य संघ को राजस्थान के पहले चरण में मिलाया गया, 5वें चरण में मिलाया गया। तो इन दोनों में से कथनों में पूछा गया, तो इसका विलय हमेशा मत्स्य संघ राजस्थान का हिस्सा 5वें चरण में बनाया, पहले में नहीं बना। इसको क्या लॉजिकली आपको याद करना है, पहला चरण भी मत्स्य संघ है 5वें, लेकिन राजस्थान में विलय 5वें में हुआ है। भरतपुर धौलपुर ने ग्रुप बना लिया और एक ग्रुप बना लिया अलवर और करौली ने। इन दोनों ने जो ग्रुप बनाया, इस ग्रुप में सबसे मेन बात है, इन दोनों को कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि हमारा सही जगह गाइडेंस हो रहा है। लेकिन ये जो दोनों राजा है ना, बृजेंद्र सिंह और देवान सिंह ने कहा जब आप भरतपुर धौलपुर जाओगे तो ये पूरी तरह से यूपी और एमपी से गिरे हुए हैं, मोस्टली यूपी से गिरा हुआ है। धौलपुर तो बिल्कुल कोना अंदर जा रहा है, तो धौलपुर यूपी से गिरा हुआ। भरतपुर भी बहुत बड़ी सीमा यूपी से लगी हुई है। तो हमारा जो कल्चर, रहन सहन, खान पान यूपी की तरह है। तो ऐसे माना गया है कि इन दोनों राजाओं ने कहा साहब हमारा रहन सहन, कल्चर, पूरी बोली भाषा पूरी यूपी की तरह है, तो हम चाहते हैं कि इन दोनों रियासतों को मत्स्य संघ को यूपी में मिलाए। ये दोनों अड़ गए कि हम इसका विरोध करते, हमारा यूपी से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, तो हम चाहते हैं कि इन दोनों रियासतों को कहां मिलाएं, मत्स्य संघ को राजस्थान में। तो 2 राजा तो यूपी की तरफ भाग रहे हैं और 2 राजा कहां भाग रहे हैं, राजस्थान में। पटेल जी ने कहा कि तुम्हारे पास स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, जब भी कहीं मिलेंगी तो चारों एक साथ मिलेंगी, राजस्थान में मिलो या यूपी में मिलो, तो आप कंफर्म कर लें चारों मिल गए। लेकिन चारों फैसला ही नहीं कर पा रहे, तो इन चारों राजाओं को बुलाया गया दिल्ली 13 फरवरी। और 13 फरवरी 1948-1949 को इन्हें बुलाया गया है कि आप आ जाइए दिल्ली। तो चारों राजाओं को दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली में इनकी रिपोर्ट मांगी गई। तो रिपोर्ट में कहा साहब हम यूपी में मिलना चाहते हैं और दोनों काम राजस्थान में मिलना चाहते हैं। आप मुझे बताइए कि सरकार भी ये चाहती है चारों के चारों राजस्थान में मिले, तो ये दोनों राजस्थान में मिलना चाहते तो इनसे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो इनको तो मिलाना ही है, ये तो खुद ही एग्री है। प्रॉब्लम कितने लोगों को है, इनको। तो हमें काम किन पे करना है, इन पे करना है। तो इसलिए बताते हैं इनको दिल्ली बुलाकर, जब मैटर सोल्व नहीं हुआ तो कमेटी बनाई गई थी, कमेटी का नाम था शंकर देवराय कमेटी। एक समिति बनाई गई थी और समिति का नाम था शंकर देवराय समिति। और शंकर देवराय समिति से कहा गया कि आप फैसला करें कहां बनेंगे। तो उन्होंने कहा किस बेस पे हम इसका फैसला करें। उन्होंने कहा राजा यूपी चिल्ला रहे हैं, आप पहले जनता की राय जानो कि जनता क्या चाहती है।
यदि जनता जो कहेगी हम उस चीज पर फैसला करेंगे, क्योंकि राजाओं से ज्यादा जनता को वहां टाइम स्पेंड करना है। तो इस कमेटी को जनता की राय जानने के लिए बनाया गया और इस कमेटी ने जनता की राय जानकर एक रिपोर्ट पेश की और जनता की राय जानकर रिपोर्ट पेश की कि अधिकांश जो जनता है वो राजस्थान में मिलने की इच्छुक है। तो राजा तो यूपी कर रहे, जनता राजस्थान में मिलना चाहती है। तो सरकार को जब दिल्ली में रिपोर्ट दी गई तो सरकार ने फैसला किया राजाओं का कोई महत्व नहीं है, हमें जनता के बारे में सोचना, लोकतंत्र आने वाला है। इसलिए जनता की राय जानने के लिए जानकर शंकर देवराय समिति ने फैसला किया कि मत्स्य संघ को कहां मिलाइए, राजस्थान में। अब मुद्दा यह है कि राजस्थान में मत्स्य संघ को कौन सी समिति के कहने पर मिलाया गया है, कौन सी कमेटी है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, मैंने बताया था चौथे चरण में जितनी चीजें थी उनको परमानेंट कर दिया, ना राजधानी चेंज होगी, ना राज प्रमुख चेंज होगा, ना 5वें में चेंज होगा, ना 6वें में, ना 7वें में। चौथे चरण में जो डिसाइड हो गए वो कन्फर्म है, वही परमानेंटली रहेंगे। तो अब आपसे पूछा जाता है कि मत्स्य संघ को किस समिति के कहने पर राजस्थान में विलय किया गया है, तो शंकर देवराय कमेटी। दूसरी बात ये आती है, जब हम इसको मिला रहे थे तो मिलाने के लिए उस दौरान ये बताया जाता है कि भरतपुर धौलपुर जो थे, इधर यहाँ एक किसान सभा काम करती थी और जो किसान सभा थी उसने एक प्रस्ताव रखा था कि साहब हम नहीं चाहते कोई राजस्थान, हम तो अलग से भरतपुर धौलपुर को मिलाकर एक प्रदेश चाहते हैं जिस प्रदेश का नाम है ब्रज प्रदेश। तो एक अलग से प्रांत की मांग की गई थी जिस प्रांत का नाम क्या चाहते थे, ब्रज प्रदेश, तो जिसमें भरतपुर और धौलपुर दोनों को मिलाना है। लेकिन इन दोनों राजाओं को, चारों राजाओं को फिर दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली बुलाकर इनसे कहा गया कि अब राजस्थान में मिलना तय है इस समिति के अकॉर्डिंग, तो साइन कर दो। तो इन चारों राजाओं ने राजस्थान में मिलने के लिए 10 मई 1949 को साइन कर दिए और 15 मई को क्या तैयार हो गया, चरण। तो 5वें चरण में मिलने के लिए, मत्स्य संघ को मिलाने के लिए राजाओं ने हस्ताक्षर कब किए थे, 10 मई 1949, यानी 5 दिन पहले। और संघ कब बन गया है, 15 मई 1949। जबकि इन्हें दिल्ली कब बुलाया था, आयोग समिति कौन सी बनी है, शंकर देवराय समिति। और किसान सभा चाहती थी कौन सा प्रांत बनाना, ब्रज प्रदेश। भरतपुर धौलपुर तो कहां मिलना चाहते थे, यूपी में। अलवर करौली कहां चाहते थे, राजस्थान में। चारों राजाओं को 13 फरवरी को कहां बुलाया, दिल्ली। कमेटी कौन सी बनाई है, शंकर देवराय। उसने कहा कि मत्स्य संघ को काय में मिलाओ, राजस्थान में। किसान सभा अलग से कौन सा प्रदेश चाहती थी, ब्रज प्रदेश। कितनी जगह को मिलाकर, 2, भरतपुर और धौलपुर। राजाओं ने राजस्थान में विलय के लिए साइन कब कर दिए, 10 मई 1949। चरण कब बन गया है, 15 मई 1949। तो इसको बना दो। तो इसमें यह लॉजिक आपका काम करेगा कि 4 और 1 कितने होते हैं, 5। मिलाया है 4 और 1 5, मतलब चौथे चरण का नाम था बृहद राजस्थान। बृहद राजस्थान, और बृहद राजस्थान में हमने मिला दिया है मत्स्य संघ को। बृहद राजस्थान में हमने मिला दिया है मत्स्य संघ को। आपको पता, बृहद राजस्थान में 14 तो थी रियासत और 2 थे ठिकाने। मत्स्य संघ में हमें पता है 4 तो थी रियासत और 1 था ठिकाना। 4 रियासत और 1 ठिकाना। और इनको यदि हम मर्ज कर दें तो 14 और 4 रियासतें तो कितनी हो जाएंगी, पूरी 18। भाई दोनों को मर्ज किया तो रियासतों की संख्या तो होगी 18, और ठिकानों को मर्ज करें तो 2 और 1 3 हो गए कंप्लीटली ठिकाने, 3 हो गए ठिकाने। अब मुझे बताओ 18 और 3 कितने हो जाएंगे, 21। ये 21 इकाइयां हैं जो 5वें चरण में मर्ज हो गई हैं। हमारे पास कुल इकाइयां कितनी थी, 23। 23 में से 5वें चरण में हमने कितनी मिलानी है, 21। अब हमें ये कंफर्म है कि हमारे केवल कितनी इकाइयां रह गई हैं, 2 इकाइयों के लिए हमें 2 चरण और पढ़ने हैं। मतलब आप मान लीजिए अधिकांशतः चीजों को हमने विलय कर लिया था चौथे चरण तक, 5वें चरण तक। वो तो बस फॉर्मेलिटी थी, भाई कोई ईंट वही है तो ईंट को भी राजस्थान मिलाने के लिए संघर्ष किया गया है। लेकिन बात यह आती है कि मत्स्य संघ को मिलाने के लिए कौन सी कमेटी ने अपना ये कह सकते सिफारिश की थी, तो शंकर देवराय। तो एक समिति पढ़ते हैं अपन, शंकर देवराय समिति। और ये ध्यान रखना है, शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर
शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को मिलाया गया। शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर मिलाया गया मत्स्य संघ को। क्या हुआ? क्या अभी लिखाएंगे ना? मत्स्य संघ और मत्स्य संघ को इस कमेटी के कहने पर मिलाया गया। तो ये जो कमेटी है शंकर देवराय, इस शंकर देवराय कमेटी में अगर हम बात करेंगे तो इसके सदस्य पूछे जाते अक्सर। तो इस कमेटी में 3 सदस्य थे शंकर देवराय समिति में, और इन सदस्यों की बात करें तो पहला जो व्यक्ति है वो है शंकर देवराय। पहला जो व्यक्ति था वो था शंकर देवराय। दूसरा व्यक्ति था प्रभु दयाल और एक व्यक्ति था R.K. सिदावा। अब मैं आपसे कहूं कि ये 3 सदस्य शंकर देवराय समिति में थे, जिसमें शंकर देवराय कमेटी का अध्यक्ष माना गया है, इसलिए इसके नाम से कमेटी का नाम है। अब मुझे ये बताओ आप कि किस बेस पर शंकर देवराय समिति ने मत्स्य संघ को राजस्थान में लाया? किस बेस पर ये रिपोर्ट दी है? जनता की राय जान गए भाई। जनता की राय जानने के बाद इस कमेटी ने रिपोर्ट दी है। तो इन्होंने जो रिपोर्ट दी है, इन्होंने रिपोर्ट दी जनता की राय जानकर, और जनता की राय जानकर इनके द्वारा मत्स्य संघ को बुलाया गया था काय में? राजस्थान में। ये भी आपको ध्यान रखना है, जनता की राय जानकर राजस्थान में मिलाया गया। अच्छा, एक बात और बताएंगे, मत्स्य संघ के विलय के लिए राजाओं ने साइन कितनी तारीख को किए थे? कितनी तारीख को? 10 मई को। और चरण कब बन गया है? लेकिन राजाओं को बुलाया कब गया था? 13 फरवरी। अब जिसको पता है वो हाथ ऊपर करेगा। मत्स्य संघ जब पहले चरण में बना था तो उस संघ के निर्माण के लिए साइन कब किए थे राजाओं ने? मत्स्य संघ विलय के लिए नहीं, निर्माण के लिए। तो निर्माण तो पहले चरण में हुआ है ना, विलय 5वें चरण में हुआ। तो निर्माण के लिए साइन कब किए थे चारों राजाओं ने? कितनी तारीख को? 28 फरवरी। 27 फरवरी को गए थे, 28 फरवरी को साइन हुए। तो मानसिंह ने विद्रोह किया था भरतपुर में, जाट झंडा खतरे में नारे लगाए थे। तो दोनों ही अलग अलग है। मत्स्य संघ के निर्माण के लिए साइन हुए 28 फरवरी को, और मत्स्य संघ विलय के लिए साइन हुए हैं 10 मई 1949 को। तो दोनों ही लाइनें अलग अलग आती हैं भाई। तो अगर हम बात करेंगे मत्स्य संघ के विलय के लिए, मत्स्य संघ के विलय के लिए चारों शासकों ने हस्ताक्षर किए, और चारों राजाओं ने हस्ताक्षर किए थे 10 मई को। दस मई 1949 को। और भरतपुर किसान सभा ने मांग काय की थी? अलग से ब्रज प्रदेश चाहते थे वो भरतपुर किसान सभा। भरतपुर किसान सभा भरतपुर किसान सभा ने मांग की अलग से ब्रज प्रदेश की भरतपुर धौलपुर को मिलाकर। ब्रज प्रदेश के, और ब्रज प्रदेश में इनकी योजना थी कितनी जगहों को मिलाने की? 2। एक तो भरतपुर और दूसरा कौन सा है? धौलपुर। यानी 2 रियासतों को मिलाने का प्लान था। इनकी योजना थी भरतपुर धौलपुर को मिलाकर। भरतपुर धौलपुर को मिलाकर। ये मान लीजिए 5वें चरण में, बाकी और कुछ नहीं है। अपने शंकर देवराय समिति पढ़ ली तो शंकर देवराय समिति में पढ़ते हैं।
भरतपुर धौलपुर यूपी में इसलिए मिलना चाहते थे, आप कभी जाओगे तो उनका कल्चर रहन सहन पूरी सीमा पर है और पूरा घिरे हुए हैं यूपी और से, तो रहन सहन खान पान कल्चर सब कुछ सेम टू सेम यूपी की तरह है। और ये मान लो रिश्तेदारियां भी यूपी में ही है, उनके सारे प्रोग्राम ही यूपी में होते हैं, वो तो नाम के राजस्थान में है। जैसे आप जाओगे तो आप देखोगे उनकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज सेम टू सेम ब्रज भाषा है, तो ब्रज क्षेत्र तो वो है ना अगला वाला। हाँ, तो इसलिए वो मिलना चाहते थे। और आज भी आप कितने लोग हैं, है कोई भरतपुर का? हाँ, मैं भी हूं, तो इसलिए मुझे पता है पूरी तरह से। ठीक है, चलिए, बन गया क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल मिनी यूपी है। अगर यूपी ना हो तो वहां व्यवस्थाएं बिगड़ जाएं। ये भरतपुर और धौलपुर की शादियां ही नहीं हो लोगों की, बारात लेकर वहीं जाते हैं। चलिए, बन गया क्या? अरे बनगो का क्यों नहीं बन रहा है? ना बने हो? अरे बना ले। पहले क्या था, आपने देखा होगा यूपी में ऐसा था कि जब बच्चों का किसी स्कूल में एडमिशन करवाते थे तो ऐसे नहीं देखते थे स्कूल बढ़िया है टीचर बढ़िया है, ये देखते थे कान नकल अच्छी होगी कौन से स्कूल में, बस लड़के को पढ़ना ना पड़े। तो घर वाले कहते कि जब ऐसा स्कूल ढूंढ के एडमिशन करवाते थे वो कहते थे कि ऐसे स्कूल में एडमिशन करवाया, पढ़ना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। उन्होंने कहा फिर क्या करना है कि 5 भैंस हैं, इन भैंसों को नहला, खाना पीना चारा वारा खिला, खाना पीना चारा वारा खिला, भैंसों की देखभाल कर। तो लोग इस कामों में लगे, खेतों के काम में, पशुओं के काम में। स्कूल वाले खुद ही, अब मान लो ऐसी सिचुएशन हो गई, आपका एग्जाम आ गया, मान लो 12th का एग्जाम दे रहे हैं, कोई ग्रेजुएशन का दे रहे हैं, और आपका एग्जाम आ गया और आपका जाने का मूड नहीं है, पेपर है, कौन जाएगा? तो कॉलेज वालों को फोन करते, साहब आने का मूड नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या करना है, पेपर लग जाना चाहिए, आने का मूड नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई कैंडिडेट, अपने चाचा को भेज दो, अपने दादा को भेज दो, कोई तो लिखने वाला चाहिए। अब मान लो आपके घर में भी कोई नहीं है, तो स्कूल वाले कहते हैं हम ही लिख देंगे। तो मास्टर जो होते थे टीचर स्कूल, वही कॉपी बना के लिख देते थे। तो बड़ी गंभीर स्थितियां हैं। और इसलिए अब आप कहोगे कैसे पता है, तो ऐसे होता रहता है, देखो। हाँ है, मैं तो राजस्थान से पढ़ा हुआ हूँ, तो क्या है कि 2-3 के पेपर मैं भी देने गया था किसी के। चलिए चलिए, बन गया क्या बताओ? तो कौन सा चरण है ये? पांचवा। पांचवा चरण कब आया है? 15 मई 1949। नाम क्या है भाई? संयुक्त बृहद राजस्थान। अच्छा, चौथा चरण का नाम क्या है? बृहद राजस्थान। इसमें क्या मर्ज कर देंगे? मत्स्य संघ। तो रियासत कितनी हो गई बताओ? 18। 3 क्या हो गए? कुल कितने हो गए? कौन सी समिति के कहने पर मिलाया है? शंकर देवराय। कितने सदस्य थे? 3। पहला बताओ, दूसरा, तीसरा, अध्यक्ष कौन है? अच्छा, इन्होंने साइन कब किए हैं? 10 मई 1949। और ये किसान सभा का कौन सा प्रदेश आती थी? ब्रज प्रदेश। कितनी जगहों को मिलाकर? 2, भरतपुर और धौलपुर। अब जो चौथे चरण में कैरेक्टर है, राजधानी, राज प्रमुख, वो बदले नहीं, सेम टू सेम वो पांचवे में भी है। तो आपको यदि ये से पता है कि परमानेंट यही, तो लिखाने की कोई जरूरत नहीं, वो परमानेंट रहेंगे। इसलिए हम चरण पांचवे के बाद कौन सा पढ़ेंगे? छठवां। कौन सा पढ़ेंगे? छठवें में थोड़ी डीप बातें हैं, 2-3, उन छठवें चरण की डीप बातों को देखेंगे। पांचवें चरण में कुछ नहीं, बस इतना ही है पांचवें चरण में। ठीक है, चलें क्या आगे? अब देखते हैं आगे। एक बात और देखेंगे, छठवें चरण में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो क्या है देखो। जैसे मैं आपसे कहूं भाई हम पढ़ेंगे छठवां चरण, छठवां चरण। और छठवें चरण में अगर हम बात करेंगे तो छठवें चरण में आपको एक तो बात ये ध्यान रखनी है कि छठवें चरण का नाम, इस बार क्या हम नाम पहले लेंगे। और छठवां चरण आया था 26 जनवरी 1950 को। और यदि 26 जनवरी 1950 को आया तो आपको पता ही है कि इस दिन क्या हुआ था भाई? मेला लगा था गांव का। देखो, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ है? कौन सा कह रहा था मेला लगता है? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ है। कौन से देश का? भारत का, ये तो पता है। अब बात आती है कि इस नाम, अच्छा नाम की जगह टाइम लिख दिया, हो जाता है ऐसा कई बार। नाम है इसका राजस्थान संघ। क्या हुआ?
देखो पहली बात तो ये ध्यान रखना, मेरे पास लिखने और साफ करने के दोनों मामले हैं, इसलिए थोड़ा सा स्टेप पीछे रहोगे तो सही है। मेरा कम मूड हो जाए हटाने का, मूड के ऊपर है ना। तो नाम है राजस्थान संघ, और इसके अगर टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग है 26 जनवरी 1950। ये 26 जनवरी 1950 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इस दिन संविधान लागू हुआ है भारत का। और जब संविधान लागू हुआ तो एक बात यहां से ध्यान रखोगे, संविधान की पहली अनुसूची लिखी गई और पहली अनुसूची में पूछा गया था कि बताइए भारत क्या है, तो पहली अनुसूची कहती है भारत राज्यों का संघ है। तो इसका मतलब जब संविधान बन गया तो राज्यों के नाम लिखने होंगे पहली अनुसूची में, तो पहली अनुसूची में राज्यों के नाम लिखे गए, तो एक राज्य का नाम लिखा गया था राजस्थान संघ। संविधान में एक नाम क्या लिखा गया है, राजस्थान संघ। तो ये लाइन आती है कि संवैधानिक रूप से हमारे राज्य का नाम राजस्थान कौन से चरण में पड़ा था, 6वें में, मतलब 26 जनवरी 1950 को। अब जो 5वें चरण को आप पलट कर देखोगे तो उसमें 18 तो क्या मिला दी थी हमने, रियासत, और 3 क्या मिला लिए हैं, तो मतलब ठिकाने वाला मामला तो कंप्लीट है ना हमारा भाई, ठिकाने तो कंप्लीट हो गए। एक क्या रह गया हमारा, केंद्र शासित प्रदेश। यदि हम पूरा स्पेशल देखें तो एक तो हमारी रियासत शेष रह गई है, एक केंद्र शासित प्रदेश रह गया। मान लो ओनली कितनी जगह रह गई हैं, 2। हमारा पूरा का पूरा टारगेट है सिरोही रियासत पे, लास्ट की रियासत पे। अजमेर मेरवाड़ा को हर वह उपाध्याय किसी भी कीमत पर स्वतंत्र रखने के मूड में है, और सरकार भी ये चाहती है कि राजस्थान नाम का कोई राज्य नहीं बनाना है। ज्यादातर रियासतों को तो मध्य भारत में मिलाना है, और किशनगढ़ और सापरा को, इन दोनों को उठाकर अजमेर में मिलाकर मैटर क्लोज करना, राजस्थान नाम की कोई जगह ही नहीं बनानी। लेकिन हमने प्रयास किया, हमारे यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया, इसके कारण राजस्थान बना। तो लास्ट में हमारा जो सिरोही है, उस सिरोही पर बात रुक जाती है, और सिरोही को बिल्कुल जी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इस सिरोही को, अब आप कहोगे तो छोटी सी रियासत, इतनी बड़ी भी नहीं थी, इतना महत्व भी नहीं था, फिर 6वें चरण तक क्यों खींच लेंगे इसको। तो 6वें चरण तक जब आपने उदयपुर जैसी रियासत मिला ली, तो आपको सिरोही में ऐसा क्या मामला था कि सिरोही बीच में अटक गया, 6वें चरण तक इंतजार करना पड़ा। तो इसमें राजनीतिक मुद्दा फंसा हुआ है। राजनीतिक मुद्दा क्या फंसा हुआ है, पटेल जी इस सिरोही को राजस्थान में मिलाना ही नहीं चाहते, तो सरकार चाहती नहीं है मिलाना। नहीं तो आप बताओ, उदयपुर जैसी रियासतें मिल गई तो सिरोही को इतना बड़ा पावरफुल थोड़ी थी कि सिरोही को ना मिला पाए। तो इसका रीजन ये है कि जो सिरोही थी, इस सिरोही को सरदार पटेल जी नहीं मिलाना चाहते थे। तो 1 फरवरी, ध्यान रखना, 1 फरवरी 1948 को सिरोही को सरदार पटेल जी ने गुजरात प्रांत का हिस्सा घोषित कर दिया कि हम इसे मिलाएंगे गुजरात प्रांत में। 1 फरवरी 1948 को हमने इसको काय में मिला दिया है सरकार ने, गुजरात प्रांत में। और इसके साथ क्या क्या मिलाया है, पालनपुर। इसके साथ 1 फरवरी 1948 को गुजरात में पालनपुर, एक मिलाया है विजयनगर, और एक मिलाया है ईडर। और ये राजपूताने के हिस्सा थी ये जगह, गुजरात बॉर्डर पे ये राजपूताने का हिस्सा थी राजस्थान का, लेकिन इनको 1 फरवरी 1948 में काय का हिस्सा घोषित कर दिया है, गुजरात प्रांत का। तो ये चीजें मिलाई गई हैं। अभी ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया कि राजपूताने की वे रियासतें जिन्हें राजपूताने से गुजरात में मिलाया गया था फरवरी 1948 में, तो उनमें छांटे थे, 5 नाम दे रखे थे, उनमें से 3 नाम इनमें से दे रखे थे, 2 अलग दे रखे थे। तो उसमें आपको मैच करना था, तो आपको लगभग 4 जगह याद करनी है, सिरोही, पालनपुर, विजयनगर, ईडर। ये ऊपर वाली चारों दे रखी थी, और इसके साथ दे रखा था डूंगरपुर। तो कौन सी रियासतें राजपूताने के कौन से क्षेत्र से जिन्हें गुजरात में मिलाया गया, तो डूंगरपुर उसमें गलत था, बाकी ये तीनों के तीनों सही थे। अब हमें बात करनी है, जो मेन फैक्ट है वो क्या है, तो आप एक बात समझे इसको लेकर। तो मैंने आपसे कहा गुजरात में कितनी जगह मिलाने का प्रावधान किया गया, 4। डेट याद करनी है, कितनी है, 1 फरवरी 1948। इन तीनों को तो परमानेंटली गुजरात का हिस्सा घोषित कर दिया। लेकिन पटेल जी का मूड क्या हुआ, अलग बना, और इन्होंने क्या किया, सिरोही को उठा लिया, और 5 जनवरी 1949 को केवल सिरोही को, इन चारों में से इसको बंबई प्रांत का हिस्सा घोषित कर दिया। कौन सा प्रांत बना दिया इसे, मतलब इधर से उठाकर अब इधर पटक दिया, मतलब राजपूताने में तो नहीं मिलाया, पहले गुजरात प्रांत में और फिर कहां मिला दिया है, बंबई प्रांत में। अब सिरोही का ये कंफर्म हो गया, सरकार राजपूताने में तो मिलाने के लिए तैयार नहीं है, गुजरात और बंबई में घूमता रहेगा। इसलिए ये जो सिरोही है, इस सिरोही में गांव है हाथल गांव, इस सिरोही में गांव था हाथल गांव, ये हाथल गांव भी जा रहा था। इस हाथल गांव का एक व्यक्ति था गोकुल भाई भट्ट,
और गोकुल भाई भट्ट अपने कुछ लोगों को लेकर आंदोलन करना स्टार्ट कर देता, सड़क पर उतर आए और सड़क पर धरना, आंदोलन, प्रदर्शन, जुलूस सारे निकालने लगे। मांगेगी थी सिरोही मतलब राजस्थान, राजस्थान मतलब सिरोही, सिरोही का राजस्थान के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। तो सरकार ने मांगा रिपोर्ट की, बताइए क्या है ऐसा। सिरोही राजपूताने में कब आया, तो उन्होंने रिपोर्ट दी कि यहाँ देवड़ा चौहानों का शासन था, यहाँ चौहानों की एक शाखा शासन करती थी, देवड़ाओं की शाखा। लुम्बा चौहान नाम का एक व्यक्ति था जिसने यहाँ चौहानों की स्थापना की, और चौहान राजपूताने के हिस्सा थे, राजपूत राजा थे, इसलिए उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसे राजस्थान में मिलाइए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगा कि ये कुछ नहीं कर सकता, तो इन्होंने आंदोलन को बड़ा किया। तो बड़े बड़े राजस्थान के नेता जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता कूद पड़े इनके सपोर्ट में, सिरोही को राजस्थान में मिलाकर रहेंगे। सरकार पे दबाव बना और सरकार ने क्या किया, इनके आंदोलन के कारण इनको लगा, पटेल जी ने कहा ये इसलिए गुस्से में आ रहा है, इसका गांव जा रहा है, इसलिए गुस्से में आ रहा, पहले तो इसके गांव को राजस्थान में मिलाओ। तो हाथल गांव, गोकुल भाई, 2016 के रीट का क्वेश्चन है कि गोकुल भाई भट्ट के गांव हाथल गांव को राजस्थान में कौन से चरण में मिलाया गया था, 6वें में। दूसरी बात है कि इस व्यक्ति के प्रयास से गोकुल भाई भट्ट ने, जो जनरल अपने सरदार पटेल हैं, उन्होंने सिरोही को राजस्थान में मिलाने का बिल्कुल आह्वान कर दिया, लेकिन इन्होंने कहा पूरा सिरोही नहीं, सिरोही को हम 2 भागों में बांटेंगे, एक साइड में तो पूरा सिरोही रहेगा और एक साइड में रहेगा आबू देलवाड़ा, और आबू देलवाड़ा में पूरे 89 गांव रहेंगे। आबू देलवाड़ा और आबू देलवाड़ा के साथ 89 गांव हम राजस्थान को नहीं देंगे। तो ये सिरोही तो आप राजस्थान में ले जाइए, लेकिन आबू देलवाड़ा तो हमारा बंबई प्रांत में रहेगा, इसे नहीं देंगे। तो राजस्थान की एकमात्र रियासत जो 2 भागों में बांटी गई थी वो कौन सी हो गई, सिरोही। तो सिरोही को 2 भागों में कब बांटा गया है, 26 जनवरी 1950। तो एक साइड में तो क्या हो गया, सिरोही, और एक साइड में क्या हो गया, आबू दिलवाड़ा। तो इसको तो कायमे दे दिया हमें राजस्थान में, और बाकी का कहां ले गया, ये बंबई प्रांत में। गोकुल भाई भट्ट इसी से संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने आबू देलवाड़ा के लिए भी आंदोलन किया कि आबू देलवाड़ा भी राजस्थान में चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें नेक्स्ट चरण का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि सरकार हावी हो चुकी थी, प्रभावी हो चुकी थी। तो हमें ये पता करना है, तो इस 6वें चरण में हमें केवल किसको मिलाना है, सिरोही को। अब 2 टाइप के क्वेश्चन है, सबसे लास्ट में मिलाई गई रियासत कौन सी है, सिरोही। 2 भागों में बांटी गई रियासत कौन सी है, 2 बार में मिलाई गई एकमात्र रियासत कौन सी है, सिरोही, 6वें चरण में और 7वें चरण में। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन बोलूंगा, वो आपको आंसर देना है, ओनली गर्ल्स बताएंगी। पहले, कुंभलगढ़ का किला राजस्थान के कौन से चरण में मिलाया गया था, कौन से चरण में कुंभलगढ़ को मिलाया गया था, कुंभलगढ़ के किले को लिखाया ही नहीं है, तो बताओ। चलिए एक और क्वेश्चन आपको बताना है कि राजस्थान में, ठीक है रहने दो, पहला ही नहीं बताया। अच्छा, उदयपुर मिला था तब, कौन से चरण में। चलिए लड़कियां बताएंगी, चित्तौड़गढ़ का किला कौन से चरण में मिलाया, एकीकरण में। आप बताओ, पुरुष बताएंगे। भाई जो पहले जिले नहीं बने तो उसके अंतर्गत आते थे, तो आपको ऐसा नहीं कि कुंभलगढ़ भी लिखाना पड़ेगा, कौन से चरण में कुंभलगढ़ मिला, कौन से चरण में चित्तौड़गढ़ मिला, वो आपको सेंस काम में लेना है। आपको ये माइंड यूज करना है कि किस मेवाड़ के हिस्से में उदयपुर के अंतर्गत भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सलूमर, ये पूरा आता था। तो जिस दिन ये उदयपुर मिला, ये पूरा का पूरा इलाका गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि इसमें टोडगढ़ किला पूछ लिया गया था एक बार कि टोडगढ़ का किला राजस्थान के कौन से चरण में मिलाया गया। अब टोडगढ़ के लिए आपको ये पता करना है, टोडगढ़ कहाँ है, कहाँ है टोडगढ़, अब ब्यावर में है। टोडगढ़ अब कहाँ है, तो ब्यावर काय में आता था, अजमेर में। तो बताओ टोडगढ़ कौन से चरण में जाएगा, 7वें में। कौन से चरण में जाएगा, तो यही आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखेंगे कि राजस्थान की कितनी रियासतों को गुजरात प्रांत में मिलाया गया था, 4, और एक कब की बात है, 1 फरवरी 1948, और 5 जनवरी को काय में मिला दिया है, बंबई प्रांत में। गांव कौन सा है भाई, किसके प्रयास से सिरोही मिला है, गोकुल भाई भट्ट। और सिरोही को कितने भागों में तोड़ा गया है, 2, कौन कौन से, सिरोही और आबू देलवाड़ा। आबू देलवाड़ा में कितने गांव रखे गए कंबाइंड, 89 गांव। और ये चरण कौन सा आ जाएगा, हमारा 6वां। हमारे राज्य के लिए संवैधानिक रूप से राजस्थान नाम कौन से चरण में दिया गया है, 6वें में। संविधान लागू हुआ है, तो मेरे साथ बनाएंगे आप। इसमें एक रियासत मिलेगी, इसमें मिलाया गया था संपूर्ण सिरोही को।
संपूर्ण सिरोही, लेकिन आबू देलवाड़ा को छोड़कर। आबू देलवाड़ा, और आबू देलवाड़ा में 89 गांव आबू देलवाड़ा को छोड़कर, ये आपको ध्यान रखना है। इस संदर्भ में कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैं आपसे कहूं, बताइए सिरोही को किस व्यक्ति के प्रयासों से मिलाया गया? गोकुल भाई भट्ट। के प्रयासों से सिरोही को मिलाया गया। गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से सिरोही को मिलाया गया। तो एक तो बात ये आ जाती है, और दूसरी आती है कि गोकुल भाई भट्ट का गांव कौन सा था भाई? हाथल गांव। इनका गांव था, और गांव का नाम था हाथल गांव। सिरोही को मिलाया, इसको भी मिलाया। ये जो गोकुल भाई भट्ट हैं, इनको एक उपनाम है, इन्हें कहते हैं राजस्थान का गांधी। ये तो गांधी जी की फोटो कॉपी है, इन्हें कहते हैं राजस्थान का गांधी। राजस्थान का गांधी इनको कहते हैं। तो आप मुझे बताइए, भारत का गांधी? भारत का गांधी गांधी जी, भारत के गांधी महात्मा गांधी जी। अब देखिए यहां एक पॉइंट और आता है भाई। हाँ हाँ, अच्छा, ये तो है। 19 फरवरी 1948। 1 फरवरी 1948 को, चलिए लड़कियां बताएंगी इस दिन क्या हुआ था। 1 फरवरी को क्या हुआ था? कई रियासतों को हमने उठा के काय में मिला दिया? गुजरात प्रांत में। तो ये डेट याद रखेंगे, लेटेस्ट फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस दिन सिरोही, विजयनगर, पालनपुर, ईडर को बिल्कुल गुजरात प्रांत में मिलाया। एक तो ये वाला मैटर आपको ध्यान रखना है। एक 5 जनवरी का ध्यान रखना है, 5 जनवरी 1949। और 5 जनवरी 1949 का आपको ऐसे ध्यान रखना है कि इस दिन सिरोही को बंबई प्रांत में मिला दिया गया था। कहां मिला दिया गया था? बंबई प्रांत में। इस दिन सिरोही को बंबई प्रांत में मिला दिया। क्या हुआ? बंबई प्रांत में लाया। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे, 26 जनवरी 1950 को सिरोही को कितने भागों में तोड़ दिया गया था? 2। एक तो सिरोही और आबू दिलवाड़ा। तो ये 26 जनवरी को डिवाइड हुआ है। तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जिसे 2 भागों में तोड़ा गया था।
और नीचे वाला नहीं लिखना है, लास्ट वाला। माखी बैठ गई, माखी या मक्खी? माखी। मुंबई प्रांत गुजरात प्रांत का हिस्सा था, अलग किया गया बाद में। हाँ, लेकिन बंबई प्रांत को अलग प्रांत बना रहे थे कि इसके अकॉर्डिंग इस बंबई प्रांत का गठन किया जाएगा जिसमें सिरोही एक हिस्सा रहेगा, तो उसे पर्टिकुलर नाम दिया गया था बंबई प्रांत के नाम से। तो ये जो ऐसे हो रहा है ना, उसको मैं वैसे करवाऊंगा सीधे बोल के ना। यहां पहुंच गए क्या बताओ लास्ट में? तो इस ये लिखा हुआ 26 जनवरी 1950, देखो दिख रहा होगा 26 जनवरी 1950, इसको ऐसे लिखेंगे 26 जनवरी 1950, लास्ट वाली लाइन को। और 26 जनवरी 1950 को इसको लिखना है कि इस दिन सिरोही को, हाँ लिख लो, ये डेट है 26 जनवरी 1950। इसके आगे लिखना, डरा देते हैं, 26 जनवरी 1950 आगे लिखना, इस दिन सिरोही को पटेल जी ने 2 भागों में विभाजित कर दिया। दो भागों में विभाजित कर दिया। सिरोही और आबू दिलवाड़ा, सिरोही और आबू दिलवाड़ा। सिरोही और आबू दिलवाड़ा, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपसे 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हमारे राजस्थान राज्य के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग कौन से चरण में किया गया? तो दूसरे में, क्योंकि पहले चरण का नाम ही मत्स्य संघ है और दूसरे चरण का नाम क्या है? पूर्व राजस्थान संघ। तो हमारे कौन से चरण में राजस्थान शब्द प्रयोग किया गया? दूसरे में। और संवैधानिक रूप से राजस्थान नाम कब पड़ा है? 6वें चरण में। तो दोनों अलग अलग हो गए। पहले चरण का नाम ही मत्स्य संघ है तो राजस्थान का कोई लेना देना ही नहीं है। तो दूसरे चरण में राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया और संवैधानिक रूप से 6वें चरण में राजस्थान का नाम राजस्थान पड़ा। तो नोट लगाएंगे, नोट में लिखना, दूसरे चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। दूसरे चरण में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, जबकि छठवें चरण में संवैधानिक रूप से, जबकि छठवें चरण में संवैधानिक रूप से राज्य का नाम राजस्थान पड़ा। जबकि छठवें चरण में संवैधानिक रूप से राज्य का नाम राजस्थान पड़ा था। उस समय ये मान लीजिए कि भारत में बड़ी विडंबनाएं चल रही थी राज्यों के गठन को लेकर। तो एक डेट जो मैं आपको बता रहा हूं 6वें चरण की, वो ये है कि 26 जनवरी 1950 को सरकार ने एक फैसला किया। और 26 जनवरी 1950 में सरकार ने एक फैसला किया को भारतीय जो राज्य थे उनको श्रेणियों में विभाजित कर दिया। भारतीय राज्यों को श्रेणियों में विभाजित किया, राज्यों को श्रेणियों में विभाजित किया। सबसे मेन बात आपको ध्यान रखना है, यह श्रेणियों में विभाजित किया है। अब आपसे किस टाइप का क्वेश्चन आता है कि राज्यों को श्रेणियों में कौन से चरण में विभाजित किया गया था? 6वें में। और कब विभाजित किया है? 26 जनवरी 1950। अब आगे देखो, लिखना नहीं है आपको, और पूरे भारत की बात कर रहे हैं, उनमें राज्य भी, राजस्थान भी एक हिस्सा है। तो सबसे मेन बात है कि भारतीय राज्यों को श्रेणियों में विभाजित किया गया था, डिवाइड किया गया था, तो वो हो जाता है 26 जनवरी 1950 को। फिर आपसे पूछा जाएगा कितनी श्रेणियां बनाई गई थी? 4।
राज्यों की कितनी श्रेणियां बनाई गई थी? 4। और जो 4 श्रेणियां बनाई गई हैं वो कौन कौन सी श्रेणियां थी, ये भी बड़ा मुद्दा है। तो 4 श्रेणी में अगर हम बात करें तो एक श्रेणी आती है ए। ए को हिंदी में क्या कहते हैं? धीरे से। क्या? अरे इतना जोर से नहीं, धीरे होता है। तो सबसे पहली बात है, तो अगर हम बात करें तो पहली श्रेणी का नाम क्या है? ए। ए को हिंदी में धीरे से मैं बोल के बता दो। अब बोलो और धीरे। लोड नहीं आना है। तुम पे लोड नहीं, कहीं और लोड है। बोलो हिंदी में क्या कहते हैं ए को? चलिए यहां से आवाज करो, करो एक साथ धीरे से करो। चलिए देखो, तो ए श्रेणी, पहली श्रेणी का नाम क्या है? ए। ए इंग्लिश में बोलो तो हम हिंदी में रहने दो, हिंदी में फीलिंग ले जाते हो। देखो देखो, इसके बाद आती है श्रेणी है बी। बार नहीं, धीरे से धीरे से बस 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 बस। अरे रुक जाओ। तीसरी है सी, मतलब अरे जोर मत लगाओ, जोर लगेगा तो अर्थ अलग हो जाएगा। डी मतलब धीरे से हाँ। तो कितनी श्रेणियां हो गई? 4। ए बी, हिंदी में बोलेंगे ब स। लोड नहीं आना चाहिए। देखो अब इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर है जो हमें पढ़ना है मेन है कि ए श्रेणी कौन सी है? वे रियासती इलाके, वे राज्य जो अंग्रेजों के अधीन आते थे, जिन्हें हड़प लिया गया, जैसे कलकत्ता हो गया, पूरा उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, पूरा बंगाल हो गया, दिल्ली हो गया। यानी ऐसे प्रांत या ऐसे राज्य और रियासतें जो ब्रिटिशों के अधीन थे, अंग्रेजों के कब्जे में थे, जिन्हें बाद में राज्य का दर्जा दिया गया, तो वो ए श्रेणी में रखे जाएंगे। बी श्रेणी क्या है? वे छोटे छोटे, छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर बनाए गए जो राज्य थे, जिनके राजा हुआ करते थे, वे राज्य रखे जाएंगे बी श्रेणी में। सी श्रेणी में आते हैं केंद्र शासित प्रदेश, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। फिर आप कहोगे डी क्या है? तो डी में आते हैं औपनिवेशिक राज्य। औपनिवेशिक राज्य क्या होते हैं? जिन पर विदेशी शक्तियों का अधिकार हो। जैसे गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था, पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार था, तो हमने बाद में स्वतंत्रता के बाद इन्हें अपने कब्जे में लिया है। स्वतंत्रता के बहुत टाइम बाद इन्हें अपना हिस्सा घोषित करवा पाए हैं। तो ये औपनिवेशिक राज्य काय में आ जाएंगे? डी में। अब मुद्दा ये कि आपसे आज तक केवल इतना क्वेश्चन पूछा गया, बताइए राजस्थान कौन सी श्रेणी में आएगा? तो छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर बनाए गए राज्य काय में? बी। तो 19 रियासत काय में मिलाई थी? बी में तो मिलाई है, राजस्थान मिलाई, तो बी श्रेणी का है। अब आगे क्वेश्चन क्या आएगा? बताइए श्रेणियां आज भी हैं क्या? तो श्रेणियां आज नहीं है। तो कहां गई? तो श्रेणियों को समाप्त किया गया है 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। श्रेणियां समाप्त करके केवल 2 ही श्रेणियां रहेंगी, रखी गई, केवल या तो राज्य रहेंगे या केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे। तो आज आप देख लीजिए 2 ही श्रेणी है, या तो राज्य होते हैं या क्या होते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। और इन्हें खत्म किया गया है 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। तो इनकी प्रोसेस को मेरे साथ बना लो एक बार। ए श्रेणी में पहली श्रेणी गंभीर कर देती है। इसके अंतर्गत ब्रिटिश प्रांत या क्षेत्रों को रखा गया। एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्षेत्रों को रखा गया। वी जो श्रेणी है, क्या हो गया? बनाओ ना एक बार साथ में। छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर बनाए गए राज्य। राज्य। सी श्रेणी आती है इसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश। इसके अंतर्गत आएंगे केंद्र शासित प्रदेश।
और इसके अंतर्गत आएंगे औपनिवेशिक राज्य। इसके अंतर्गत आएंगे औपनिवेशिक राज्य। हमें राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान कौन सी श्रेणी का हिस्सा है, तो इसके अंतर्गत आता है राजस्थान। इसके अंतर्गत 20 श्रेणी के अंतर्गत आता है राजस्थान। लेकिन अब हमारा दूसरा मुद्दा यह है कि श्रेणी व्यवस्था कब खत्म की गई? 7वें संविधान संशोधन। उन्नीस सौ छप्पन के तहत 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत श्रेणी व्यवस्था समाप्त करके केवल 2 श्रेणियां रखी। केवल राज्यों की 2 श्रेणियां रखी। जिनमें पहली तो थी राज्य, दूसरी थी केंद्र शासित प्रदेश। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ये 7वां संविधान संशोधन 2 जगह आएगा, एक तो यहां आएगा और एक आएगा राज प्रमुख का पद समाप्त कर हमने राज्यपाल का पद चलाया था, वहां भी 7वां संविधान संशोधन ही काम आएगा। अब शेष क्या बचा है मिलाने के लिए बताओ? आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। गोकुल भाई भट्ट अभी भी अड़े हुए हैं कि आबू देलवाड़ा भी काय में मिलना चाहिए, राजस्थान में। प्रक्रिया बहुत लंबी थी और लगभग 1950 में हमने सब कुछ मिला लिया है। 1950 तक हम 19 की 19 रियासत विलय कर चुके हैं। टुकड़ाई तो रह गया आबू देलवाड़ा को, रियासत तो पूरी हो गई ना सिरोही नाम से। तीनों के तीनों ठिकाने विलय कर चुके हैं। केंद्र शासित प्रदेश में हर वो उपाध्यक्ष के मुख्यमंत्री और वो ये मन बना के बैठे कि अजमेर तो स्वतंत्र रहेगा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, मैं इसका मुख्यमंत्री बन के रहूंगा। विडंबना बड़ी है, लेकिन उस समय भारत में एक साथ एक प्रॉब्लम हुई कि राज्यों का गठन समस्या में आने लग गया और राज्यों का गठन प्रॉब्लम में आने लगा, तो सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, फजल अली। 22 दिसंबर 1953 को एक आयोग बनाया गया था, फजल अली आयोग, जिसे कहते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, राज्य पुनर्गठन आयोग। उसमें फजल अली और उसके साथ 2 सदस्य और थे, के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू। जैसा कि समिति का नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग, मतलब राज्यों का क्या करना है? पुनर्गठन। राज्य नहीं बनेंगे तो संवैधानिक परिभाषा भारत की कंप्लीट नहीं होगी कि भारत राज्यों का संघ है, तो आपको राज्य बनाने होंगे। अब पूरा भारत बिखरा हुआ पड़ा है, आपको राज्य बनाने, तो राज्य बनाने के लिए अब आपको किस चीज को बेस बनाए कि राज्य बनाए? तो सरकार ने ये कहा कि आप फजल अली आयोग से कि आप जाइए, पहले आप भारत घूम लो और ये अनुमान लगाओ, ये चीज पता करो कि कौन सा बेस है जो राज्य बनाने में मदद करेगा। तो फजल अली आयोग आए और वो तीनों सदस्य पूरे भारत भ्रमण पर निकल गए। वो लौट कर आए तो वो ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि किस बेस पर राज्यों का निर्माण करें, कैसे फैसला करें कि डूंगरपुर राजस्थान का या गुजरात का है, कैसे फैसला करें ऊपर कि बीकानेर और हनुमानगढ़ को कहां मिलाएं, कैसे फैसला करें कि सिरोही गुजरात का, मुंबई का, राजस्थान का है।
कैसे फैसला करेंगे धौलपुर यूपी में जाएगा, कहां से सीमा रेखा खींचे? तो उनके कोई समझ में नहीं आया। तो दिल्ली आए वो, और दिल्ली आकर आयोग ने रिपोर्ट दी, का साहब भारत में आप बताइए किस बेस पे फैसला करें, कैसे फैसला करें कि बंगाल और बिहार की सीमा कहां से बनाए, कौन से क्षेत्र, कौन सा गांव बंगाल का रहेगा, कौन सा बिहार का रहेगा, कैसे उड़ीसा और बंगाल में फैसला करें? तो दक्षिण में तो बड़ी समस्या है और भी। तो दिल्ली में आकर कहा साहब इस हिसाब से राज्य बनाना बड़ा मुश्किल है। तो सरकार ने एक और कहा कि हमेशा एक बार में रिजल्ट नहीं आते, आप एक बार और जाओ, एक ना एक बारी की आपको निकल के जरूर आएगी। तो दोबारा भ्रमण पे गए और दोबारा भ्रमण किया, तो दोबारा भ्रमण के बाद भी वो रिजल्ट पे नहीं पहुंचे कि किस बेस पे राज्यों की सीमाएं बनाए। तो दक्षिण भारत में तेलुगु भाषी लोगों के लिए श्री पोट्टू रामुल्लू नाम के व्यक्ति का नाम ही है पोट्टू रामुल्लू। तो ये एक व्यक्ति का नाम था पोट्टू रामुल्लू, और ये जो पोट्टू रामुल्लू था ना, इसने आप ये बताते तेलुगु भाषा वाले लोगों के लिए आंदोलन कर दिया कि हमें तेलुगु भाषा वालों के लिए अलग से राज्य चाहिए। तो इसने आंदोलन किया, सरकार ने इसकी बात पर गौर नहीं किया और इसको आंदोलन करने दिया, और इस आंदोलन में ये मर भी गया। मरने के बाद जनता और भड़क गई और उन्होंने फिर से इनकी याद में हम तो राज्य बनाकर रहेंगे। तो सरकार ने फैसला किया कि यदि इस बेस पर राज्य बनाने, तो इस पे भी रिसर्च करो कि आप भाषा के आधार पर राज्य बना सकते हैं। तो इसके प्रयासों से पहला राज्य बनाया गया था भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश। और उस दिन फैसला किया राज्य पुनर्गठन आयोग ने कि अब राज्य जितने बनेंगे वो काय के आधार पर बनेंगे, लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर। तो भाषा के आधार पर 1953 में इनके द्वारा आयोग बनाया गया। 1955 में उस आयोग ने रिपोर्ट दी कि सारे राज्य भाषा के अकॉर्डिंग बनेंगे, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बनेंगे, एक भाषा बोलने वालों का एक राज्य होगा। फिर उन्होंने फाइल चेक की सारे राज्यों का, सारे राज्यों की फाइल मंगवाई, सारे राज्यों की फाइल चेक की, एक फाइल राजस्थान की भी थी। राजस्थान की फाइल पढ़ी उन्होंने, और उन्होंने देखा कि राजस्थान बनाने के लिए 19 रियासत दी गई हैं, 3 ठिकाने दिए गए, 1 केंद्र शासित प्रदेश दिया गया। उन्होंने 1955 में उस फाइल को पढ़ने के बाद जब उसकी फाइल की लास्ट डेट देखी, तो 26 जनवरी 1950 तक ये 19 की 19 रियासत, 3 के 3 पूरे ठिकाने ये कंबाइन कर चुके हैं। मतलब बचा क्या है, एक टुकड़ा आबू देलवाड़ा का और एक बचा है अजमेर मेरवाड़ा। और आप 1950 में जब कंप्लीट कर चुके, और इसलिए राजस्थान का निर्माण पूरे 6 साल से रोक रखा है कि इन 2 टुकड़ों के कारण, जबकि राजस्थान तो यही कंप्लीट हो चुका है। और आपने इतनी जगहों को आपने कम टाइम में मिला लिया और 6 साल से केवल 2 टुकड़ों के लिए आपने पेंडिंग कर रखा है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने सरकार को फटकार लगाई और कहा कि राजस्थान में जो चाहिए राजस्थान वालों को वो मिलाओ, लेकिन राजस्थान को कंप्लीट करो, आपने 2 टुकड़ों के कारण 6 साल से पेंडिंग कर रखा है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा और सुनील टप्पा, ये 3 चीजों को राजस्थान में 7वें चरण में विलय करके राजस्थान का निर्माण कंप्लीट किया गया था। तो 7वें चरण में आप ईंट भी मिलाओगे तो उसकी भी जो सिफारिश की है वो राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा की गई है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राज्य का गठन किया गया और इसने एक अधिनियम अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी किया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 37 के तहत राजस्थान का निर्माण कंप्लीट माना जाता है और ये वैलिड किया जाता है भारतीय सरकार द्वारा। तो धारा 37 के तहत राज्य का निर्माण कंप्लीट माना गया। तो ये आपको ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन। तो पहली बात आती है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया, तो एक बार बनाएंगे मेरे साथ कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया। तो भारतीय सरकार द्वारा, हाँ, भारतीय सरकार द्वारा राज्यों के गठन के लिए आयोग बनाया। तो ये जो आयोग है ना, इस आयोग को आपको ध्यान रखना है। तो जिस आयोग का नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग और दूसरा नाम है फजल अली आयोग। आयोग और एक है, इसी को कहते हैं, दूसरा नाम है फजल अली आयोग।
राज्य पुनर्गठन आयोग और फजल अली आयोग, ये आयोग है। इस आयोग का पूरा बायोडाटा याद करना है, क्योंकि इनकी लाइनें आजकल आ चुकी हैं। ये 2025 से ही राज्य पुनर्गठन आयोग पूछना स्टार्ट हुआ एग्जाम में, किसका स्थापना समय। इसकी स्थापना हुई है 22 दिसंबर 1953 में। इसके आपसे सदस्य पूछा जाता है, तो इसमें 3 सदस्य थे, और 3 सदस्यों में आप ध्यान रखना है यहां, पहला तो था फजल अली, दूसरा है के.एम. पन्नीकर, और तीसरा है हृदय नाथ कुंजरू। हृदय नाथ कुंजरू। फजल अली इसके अध्यक्ष हैं, इसलिए इस आयोग को इनके अकॉर्डिंग, इनके नाम पर दूसरा नाम फजल अली आयोग देते हैं। इस आयोग ने रिपोर्ट दी है 1955 में, जिसके अकॉर्डिंग राज्यों को बनाने का डिसीजन लिया गया है। और भाषा के आधार पर पहला बनाया गया राज्य कौन सा था, और वो था भाई कौन सा, आंध्र प्रदेश। अनुसार हृदयनाथ कुंजरू, कुंजरू ऐसे ही होते थे पहले, देखो भाषा के आधार पर राज्य बनाना निर्धारित हुआ। प्रथम भाषा के आधार पर बनाया गया राज्य है आंध्र प्रदेश। और वो क्यों बना पता है आपको, श्री पोट्टू रामुल्लू के कारण, आधार पर गठित राज्य। हाँ, और ये आंध्र प्रदेश पहले ही बन गया था 1953। उसके बाद रिपोर्ट दी है इन्होंने कि बाकी को भी इसी पैटर्न पे बनाइए, और इनके द्वारा रिपोर्ट दी गई 1955 में, जिसके तहत राजस्थान को भी भाषा के आधार पर गठित करने के आदेश दिए गए। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने जब फटकार लगाई है, तब 7वां चरण आया, और उस 7वें चरण ने फिर राजस्थान कंप्लीट किया है, जो अनकंप्लीट था बहुत टाइम से। और केवल 2 चीजों के कारण कंप्लीट नहीं हुआ, एक तो अजमेर मेरवाड़ा, और एक कौन सा था, आबू दिलवाड़ा, उस कारण से कंप्लीट नहीं हो पाया। और इसकी रिपोर्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग की, वो है 1955 में। इस आयोग ने रिपोर्ट दी 1955 में। इस आयोग ने 1955 में रिपोर्ट दिया। अब चरण कौन सा आएगा ये बताओ, कौन सा आएगा, 7वां चरण आएगा ना। अब 7 के.एम. पन्नीकर है ना, ये दिख रहा है आपको, ये बीकानेर का है, राजस्थान का व्यक्ति है, बीकानेर का। शार्दुल सिंह के दरबार में रहता था ये, तो इनको भेजा गया। तो शार्दुल सिंह खुद चाहते थे भारत का गठन जल्दी से जल्दी हो, तो एक व्यक्ति है के.एम. पन्नीकर, जो कहां के थे, बीकानेर के। अब चरण कौन सा आएगा ये बताओ, 7वां आएगा ना। अब 7वें चरण में कुछ भी मिलाओगे, उसके लिए सिफारिश कौन सा आयोग करेगा। अब पूरे राज्यों का गठन की जिम्मेदारी इस आयोग की है, तो 7वें चरण में आप एक ईंट भी मिलाओगे, तो उसके लिए भी सिफारिश करने वाला आयोग कौन सा होगा, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो ये 7वें चरण में आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक कमेटी एक्स्ट्रा याद करते हैं उसमें हम, वो कमेटी देखें। बन गया क्या बताओ, ये बन गया ना सबका। हाँ, क्यों आया है मैंने तो लिख दिया।
ऐसा नहीं कि मैं नहीं लिखता, मैं भी तो लिखता हूं। जितना तुम लिखते हो उतना ही मैं लिखता हूं। हाँ, तो कंफ्यूज हो आप कि करें कैसे करें। आप कंफ्यूज हो कैसे करें। व्यक्ति का ध्येय क्लियर नहीं तो कैसे होगा। और बाबा रामदेव ने कहा करने से होता है, करोगे ही नहीं तो होगा कैसे। 21 जून को बाबा रामदेव कितनी बार उल्टे सुलटे होते हैं। उनका तो बैलेंस सही है, लेकिन उनको कॉपी करने में लोगों का बैलेंस बिगड़ जाता है। टाइम थोड़ी हुआ है। 7वां चरण कल स्टार्ट करें फिर। कल ही सही रहेगा, आज सही भी नहीं है। 4 मिनट में जैसे ही 7वां चरण और 7 के 2 डंडे लगाऊंगा तब तो 4 मिनट हो जाएंगे, है ना। तो कब स्टार्ट करें। कल स्टार्ट करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब लोग टिप्पणों की तरफ नजर डाल रहे हैं, अब नहीं छोड़ेंगे।